दो तरीके की चीजें हैं बेटा, एक तो न्यू डायस्पोरा और एक बेटा ओल्ड डायस्पोरा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जो ओल्ड डायस्पोरा है इसको कहते हैं ब्लू कॉलर, कल शायद मैंने बताया था। और न्यू को क्या कहते हैं? वाइट कॉलर। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बिल्कुल नहीं रटना है मेरी क्लास में। आपने देखा है आजादी से पहले यदि देखा जाए तो इसमें कौन निकलेगा, न्यू डायस्पोरा या ओल्ड डायस्पोरा? क्योंकि हमारे देश में आपने देखा है तकनीकी थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो आपने देखा है चाहे तो विकासशील देश की हैसियत से या विकासशील देश में लोग जाएंगे काम के लिए, नहीं जाएंगे। अभी भी आपने देखा होगा यदि इंटरनल कंट्री की बात करें सर्वेश जी, यूपीए 1 जब सरकार बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, तो उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोगों को काम मिले, रोजगार हो उनके पास। आपने देखा है यूपीए 1 और यूपीए 2 जो सेकंड अलायंसेस था, जो सेकंड कार्यकाल था, इन दोनों कार्यकालों में बड़ा काम एक ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोगों को काम मिल सके, वो पलायन ना करें गांव से शहर की ओर। क्योंकि आपने देखा होगा देश के अंदर ही गांव के लोग शहर की ओर काम की तलाश में आते हैं, और जब लोग गांव से शहर की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन का ट्रांजिशन यानी संक्रमण घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। घर की समस्या होगी, ठीक है, और बहुत सारी समस्याएं क्रिएटेड होंगी। लेकिन जब लोगों के लिए गांव में रहकर गांव में ही काम मिलेगा तो पलायन होने से रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो एक बड़ी पहल थी कांग्रेस की, नरेगा। नरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी ऐसे व्यक्ति जरूरी नहीं वो सकुशल हों, उनमें एलिजिबिलिटी हो नो, केवल शरीर से स्वस्थ हों, अकुशल हैं, उनको काम भी नहीं आता, हम उनको 100 दिन का रोजगार देंगे और 1 साल में इतना काम यदि नहीं है तब भी चाहे बैठे की सैलरी देंगे। ठीक है, काम नहीं है तब भी उनको हम 100 दिन का रोजगार मिनिमम देंगे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा मशीनीकरण से काम को रोका गया, व्यक्ति के शरीर से काम करवाया गया। जब उसे गांव में रहकर ही काम मिलेगा तो वो शहर की ओर पलायन नहीं करेगा। यानी अकुशल लोग भी इसमें लगे ना, नॉन स्किल्ड पर्सन भी इसको काम मिल गया। अरे मिट्टी का कटाव है, कौन करेगा? नाली कौन बनाएगा? कच्ची सड़क कौन बनाएगा? गांव के लोग बना सकते हैं ना। बाद में चल के इसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा। और आज आपने देखा लगभग पूरे देश में मनरेगा लागू कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया? इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों के लिए काम मिला, रोजगार मिल गया। अब तो शायद इसका सैलरी 100 रुपए से मुझे लग रहा है 350-400 रुपए के आसपास है। 225 नहीं, अब बढ़ गया बेटा। हाँ, शहर में और ज्यादा है, गांव में थोड़ा सा कम है, डिफरेंस है थोड़ा सा। अब यस, अब आप देख रहे हैं कि लोग कुशल भी आएंगे इसमें, और कैसे आएंगे? अकुशल भी आएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ओल्ड डायस्पोरा में कौन आएगा, तो लिख लो यहां पर विकासशील देशों में मजदूरी के लिए, विकासशील देशों में मजदूरी के लिए गए और बेटा यहां पर क्वेश्चंस पूछ लेगा
ये जो ओल्ड डायस्पोरा की घटना है ये बिफोर लिबर्टी, आजादी से पहले की है। तो यहां पर लिख दें हम बिफोर लिबर्टी। तो ओल्ड डायस्पोरा में पूछेंगे तो यही आएंगे सब लोग। अब आ जाइए न्यू डायस्पोरा, इसको क्या कहेंगे? व्हाइट कॉलर। इसमें कौन कौन आएंगे लिखिए। ये कहां जाएंगे? विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री जो हैं, विकसित देशों में जाने वाले डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैसे डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं, वकील क्यों जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर एटसेट्रा। अब बताओ आज डॉक्टर और इंजीनियर इंडिया से बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? यदि देखा जाए, सच्चाई देखी जाए तो अच्छे अच्छे डॉक्टर सब यहां से पलायन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जो टेक्निकल इंजीनियर हैं वो सब पलायन कर रहे हैं। और वहां आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं। तो इस पे क्या लगाओगे? बिफोर लिबर्टी या आफ्टर लिबर्टी? ठीक है, तो लिख दो बेटा आजादी के बाद। थैंक यू बेटा, लिख दो भैया इसमें आजादी के बाद, आफ्टर लिबर्टी। अब ऑप्शन में क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लेगा। अरे आजादी से पहले तो ये सब लोग थे ही नहीं इस तरीके के, थे तो बहुत सीमित मात्रा में थे, लेकिन आजादी के बाद में ये संख्या घटी है या बढ़ी है? अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडिया डायस्पोरा के तहत न्यू डायस्पोरा क्या है? तो इसको व्हाइट कॉलर के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन आएंगे? डॉक्टर और इंजीनियर मेनली ज्यादा आएंगे। और ये सब ज्यादा से ज्यादा आजादी के बाद की बात है, 1947। वहीं ओल्ड डायस्पोरा की हम बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा के तहत, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? ब्लू कॉलर। इसमें कौन आएंगे? मजदूर ही आएंगे, ठीक है, लेबर्स के लोग आएंगे। अब बात आती है कि इंडियन डायस्पोरा के तहत हम सिटीजनशिप की तो बात कर रहे हैं, तो यहां पर हेडिंग दे दो नागरिकता की विशेषता। बहुत सारे लोग, आप ये बताइए, जो जाएंगे क्या ये कभी लौटेंगे? कुछ लौटेंगे, कुछ वहीं के हो जाएंगे। तो इसीलिए नागरिकता की बात करना जरूरी है या नहीं है? है। हेडिंग दे दो प्यारे बच्चों, नागरिकता की विशेषता। भैया हेडिंग दे दिया? इसमें लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। भारत के बारे में बात कर रहे हैं हम, इंडिया की नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो मन में कंफ्यूजन तो नहीं है? लिखिए, एकल नागरिकता की व्यवस्था है यहां। यस, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र ऑब्लिक राज्य का निवासी हो, वह केवल भारत का नागरिक होगा। जैसे आपने देखा है, हम यहां पर अमेरिका की तुलना कर सकते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग है और राष्ट्र की अलग है। तो ब्रैकेट में लिख लो,
अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता, यानी हम यही कह रहे थे केवल भारत का नागरिक होगा और अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता की व्यवस्था हमारे यहां भारत में है क्या? अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। उसी में जोड़ दो एक ही लाइन में, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी राज्य या क्षेत्र में होगा उसके पास केवल सिंगल सिटीजनशिप होगा। अमेरिका की तरह ये नहीं होगा कि राज्य की नागरिकता अलग है और राष्ट्र की अलग है। तो अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? अमेरिका में 2 नागरिकता होती हैं लोगों के पास में, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखिए दूसरी बात। अब देखो पीटी का सवाल कैसे बनेगा। कमबख्त टीचर नहीं पढ़ाते, उस चीज को बताते नहीं है। नागरिकता आपने देखा है एक सूची का विषय है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए संस्कार जी कि नागरिकता को कौन सी सूची में डाला गया है, संघ सूची में या राज्य सूची में? वेरी गुड, गजब आंसर। किस में डाला गया है? ये पीटी का बहुत अच्छा सवाल हो गया। तो लिखिए पैरा चेंज करके, नागरिकता संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है संघ मतलब सेंट्रल, अर्थात नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार रवीना जी किसको है? अरे केंद्र को है। केंद्र का मतलब संसद को है, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, केवल संसद को प्राप्त है। ये बात क्लियर हो गई? तीसरा पॉइंट बच्चे, नागरिकता के संदर्भ में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है और वो आपको पता ही है जन्म के आधार पर देते हैं, रक्त संबंधों के आधार पर देते हैं। तो लिख लो जैसे जन्म, कॉमा ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी तो देते हैं पंजीकरण, पंजीकरण आदि विधियों से नागरिक बनाया जा सकता है। यानी यदि आप पिता हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपके पैदा होने वाले बच्चे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक होंगे, ब्लड रिलेशन के आधार पर होंगे, और ऐसे लोग जो भारत में आकर रजिस्ट्रेशन करा के वो नागरिकता लेना चाहते हैं तो वह भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है, कोई भी बाह्य व्यक्ति दुश्मन देशों को छोड़ के यदि हमारी नीड्स को फुलफिल करता है तो हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे, नागरिकों को विशेष मूल अधिकार दिए गए हैं। विशेष मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे एक काम और करेंगे आप लोग, बेयर एक्ट ले लो, क्योंकि सारे आर्टिकल का जिक्र क्लास में नहीं हो सकता। तो जो सिलेक्टेड आर्टिकल हैं बेयर एक्ट से नोट कर लिया करो, देख लिया करो, ठीक है। बेयर एक्ट सबके पास होना चाहिए, आर्टिकल वाला बेयर एक्ट।
एक अच्छा आता है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, बहुत अच्छा है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। लिखिए जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 यानी 29 और 30 जी केवल नागरिक के लिए तथा अन्य मूल अधिकार व्यक्ति को भी प्राप्त हैं, तथा अन्य मूल अधिकार व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। बाहर से भी लोग आएंगे, उनको भी मूल अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब मान लीजिए जीने का अधिकार नहीं मिलेगा उसको, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिलेगा उसको, भारत में स्वतंत्र पूर्वक घूमने का अधिकार नहीं मिलेगा उसको, शिक्षा लेगा तो नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके आधार पर उनको फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आपने देखा है, आप नागरिक हो गए तो सारी चीजें मिलेंगी आपको मूल अधिकार के रूप में। नेक्स्ट 22 में क्या है? स्थिति में जो मतलब उन्हें अपहरण कर लेते हैं नजरबंदी के तहत, उसमें डिफरेंस है। जब सब दे देंगे, ये तो हम केवल भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं ना कि विदेशियों की बात कर रहे हैं, तो मिलेगा। अभी हम सिटीजनशिप की तो बात कर रहे हैं, मान लो कोई बाह्य व्यक्ति है लेकिन भारत का नागरिक हो गया है, तो वो हमारे ही जैसा तो हो गया, जो हमको मिलेंगे वो उसको मिलेंगे। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति नागरिकता नहीं लेता है, भारत में आता है, तो उसे सारे राइट्स क्यों मिलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मूल संविधान में नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति का प्रावधान नहीं था, बल्कि 1955 में, कब? 1955 में कानून बनाकर इसके लिए प्रावधान किया गया। कानून बनाकर इसके लिए प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में बार बार परिवर्तन किया जाता है। जैसे कब हुआ था? 2016 में हुआ, एग्जैक्ट इससे संबंधित, ठीक है, लिख दो, बाकी तो होते रहेंगे। जैसे 2016 में ये बात क्लियर हो गई, भारत के नागरिक हो गए। अब नागरिक होंगे कैसे, नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे, उसके भी तो कुछ प्रावधान हैं। तो हेडिंग दे दो, नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान। नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान। अभी एक बात तो क्लियर हो गई थी, बाई बर्थ, लेकिन हो सकता है शॉर्ट नोट्स आ जाए इस पे लिखवाने को हिमानी जी। तो लिखिए पहला पॉइंट, बाई बर्थ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जन्म के द्वारा या जन्म के आधार पर, लिख लो। जन्म द्वारा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा, जन्म से भारत का नागरिक होगा जब वैन जन्म के समय माता पिता या कोई एक या दोनों, कोई भी एक हो सकता है, या कोई एक
भारत का नागरिक हो, लेकिन यहां पे बेटा एक टर्म्स एंड कंडीशन डाली गई 2004 में। लिखो 2004 में बोला गया कि माता पिता में से कोई भी अवैध रूप से निवास नहीं कर रहा है। यस भारत में न रह रहा हो, जी भारत में न रह रहा हो। टू बी क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे बच्चे सब भारत के नागरिक होंगे। सेकंड पॉइंट, रक्त संबंध के द्वारा, सेकंड पॉइंट, रक्त संबंध के द्वारा, या रक्त संबंध को क्या कह सकते हैं? वंशानुगत नहीं कह सकते। लिख लो, रक्त संबंध जी या वंशानुगत जी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म, हाँ बेटा, यदि किसी व्यक्ति का जन्म बाहर हुआ हो तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म बाहर हुआ हो तो उसे वंशानुगत नागरिकता प्राप्त होगी। उसे वंशानुगत नागरिकता तब प्राप्त होगी, तब लगा लेना, तब प्राप्त होगी कब? जो उसके दादा परदादा मूल निवासी रहे हो। जब एट ए टाइम ऑफ बर्थ माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक हो। तब प्राप्त होगी जब जन्म के समय कम से कम माता पिता में से एक, कम से कम माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक। 2004 में बोला गया, 2004 में बोला गया कि 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में, 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं? पंजीकरण कराएं। आ जाइए। ऐसा ना होने पर भारत सरकार से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी या लेनी होगी, ये भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। तीसरी बात क्या बताई थी हमने? वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन। हेडिंग दे दो, बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा। ये कैसे होगा? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखिए, यह प्रावधान 2 तरह के व्यक्तियों पर लागू होता है।
दो तरह के व्यक्तियों पर लागू होता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है तथा ऐसा व्यक्ति कैसा हो सकता है दूसरा? अरे एक तो भारतीय मूल का है, वो तो हो ही जाएगा। भारतीय मूल का ना हो। भारतीय मूल का ना हो, लेकिन तब भी नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में एक तो प्रावधान है, नहीं है तो उसने तो रजिस्ट्रेशन करा ही लिया। भारतीय मूल का नहीं है लेकिन उसने भारतीय नागरिक से शादी कर ली है। लड़की भी हो सकती है इसमें, लड़का भी हो सकता है। यस, लिख दो। ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह हो, ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है, ऐसे लोगों की कुछ शर्त पूरा करने पर भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। इसका मतलब सॉफ्ट है या नहीं है? एग्जाम्पल दो। अरे सोनिया गांधी जी राजीव जी से शादी की उन्होंने, इटली में दोनों पढ़ते थे, ये आपको पता है। तो सोनिया जी का मामला भी इसी तरीके से तो उनको भारतीय नागरिकता मिली है। तो लिख दो इस एग्जाम्पल को, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? अरे लिख दो। जैसे सोनिया गांधी का मामला, श्रीमती सोनिया गांधी का मामला, भारतीय मूल के व्यक्ति से उन्होंने शादी कर ली और आसानी से उनको भारत की नागरिकता मिल गई। हाँ जी, ठीक है। सोनिया गांधी जी को हर कोई जानता है, इसीलिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। अब वो तो और भी कुछ हम बता दें, लेकिन बताएंगे, ठीक है। इटली। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। यस, इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। बाय इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसे कहते हैं सहकारिता द्वारा। सहकारिता द्वारा ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, हमें लग रहा है। वो तो नहीं सर, क्षेत्र को अधिग्रहण करते हैं। गुड, वही है। यदि किसी बाहर क्षेत्र को भारतीय सीमा में मिला लेंगे तो ऑटोमेटिक उस लैंड पर रहने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हमने पहली क्लास में बताया था आपको। लिखिए, यदि किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, भारत में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है तो वहां की जनता भारत की नागरिकता, अरे बेटा ऑटोमेटिक मिल जाएगी उनको, तो स्वयं प्राप्त कर लेगी। एग्जाम्पल क्या देंगे बेस्ट जिनको हमने शामिल किया? गोवा और पांडिचेरी, पुदुचेरी। लिख दो, जैसे गोवा और पुदुचेरी के संदर्भ में
ले लिया हमने, समझौते के तहत ये सब किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट, बाई नेचुराइजेशन। हाँ, बाई नेचुराइजेशन इसको कहेंगे प्राकृतिक विधि या देसीकरण के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक विधि या देसीकरण के द्वारा। रवीना जी बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये मेरी, देसीकरण के द्वारा, ठीक है। हिमानी भी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सीखने का प्रयास करती है। सबसे अच्छी बात है ये बच्ची खुश बहुत रहती है। नहीं नहीं, देखो आप लोग यदि किसी के साथ या सामने रोएंगे तो क्या मिलेगा किसी को? क्यों सर्विस जी मिलेगा कुछ? इंटरव्यू में आपने देखा है जो जजमेंट ऑफ पावर होती है वो सारी चीज़ें हमको डिफाइन करनी होती हैं 30 मिनट में, 35 मिनट में। अब मान लीजिए IAS बन के आप रो रहे हो, एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हैं आपके पूजा जी, क्या मतलब है उसका? अब क्लास में एक टीचर आ रहा है, उसके विकेट गिरे हुए हैं, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब है क्या? हाँ, लिखिए। और देखो प्रकृति आपको बदले में देती जरूर है कुछ। प्रकृति कभी उधार नहीं रखती। आप जो करेंगे उसका वैसा ही मिलेगा। ये मेरी आवाज़ पूरे देश में जा रही है, हर जगह जाएगी। जो जो लोग देखेंगे, मैं अंदर से स्ट्रांगनेस आ रही है। आप यदि किसी का नुकसान करेंगे तो देर सवेर आपका नुकसान होगा। यदि आप नेचर के करीब जाने की कोशिश करेंगे तो नेचर आपको अपने करीब लेने की कोशिश करेगा। तो जो बहुत समझदार लोग होते हैं वही सोचते हैं कि मुझसे कोई धोखे से गलती ना हो जाए। नहीं करते लोग। जो लोग अनजाने में भी गलती करते हैं ना, प्रकृति उनसे बदला लेती है। अरे पेड़ों को काटा गया, बताओ झेलना पड़ रहा है नहीं झेलना पड़ रहा है? प्रकृति कभी उधार नहीं रखती। लिखो प्यारे बच्चों, ऐसा व्यक्ति मैंने कितने मेथड बताए नागरिकता के? 4। ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त 4 विधियों से, जो मैंने ऊपर बताई हैं, उपरोक्त 4 विधियों से नागरिक नहीं बन पाता है, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है जी। स्पेशल रीजन ऑफ सिटीजनशिप। विशेष व्यवस्था की गई है जिसे क्या बोलेंगे? नेचुराइजेशन, यानी देसीकरण, जिसको देसीकरण कहते हैं। इसके लिए वर्तमान में निम्न शर्तें हैं। वर्तमान में निम्न शर्तें हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं उनको लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो, वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जो भारतीयों को अपना देसीकृत
नागरिक बनाने की सुविधा ना देता हो, अरे जब वो हमको कंपनी नहीं देगा तो हम उनको क्यों देंगे? नहीं दे रहे। जैसे आपने देखा रसिया हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, भाई की तरह है, हमेशा सहयोग की बात करता है इंडिया के लिए। और ऐसे देश के लोग ये कहे कि इन चारों टर्म्स एंड कंडीशंस को छोड़ के हमारे यहाँ आते हैं तो हम हर संभव नागरिकता देने का काम करेंगे, नहीं करेंगे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल के। लेकिन वहीं पाकिस्तान के लोग आ जाएं तो हम चाह के नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कहते हैं ना मैनी मैंस मैनी माइंड, या वाइस वर्सा, जैसे को तैसा। हाँ, जो जैसा करेगा वैसा हम उसके साथ खड़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखित रूप से पहले ही भारत सरकार को देना होगा, पहले ही भारत सरकार को देना होगा कि देशीकरण का प्रमाण पत्र मिलने पर, कि देशीकरण का प्रमाण पत्र मिलने पर हम अपने देश की नागरिकता छोड़ देंगे। ये भी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ये है ना। मान लीजिए आप हमसे पैसे ले लो, हमने दे दिया भरोसे पे, और आपने कहा जैसे ही आते ही हम सबसे पहले आपके दे देंगे, तो ये तो अच्छी बात है। आप हमारे नागरिक हो जाओगे, अपने देश की नागरिकता को छोड़ दोगे। वैसे तो ये था कि पहले अपने देश की छोड़ो तब हमारे देश की नागरिकता लो, तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। ये क्या है, सॉफ्ट पोलाइट पॉइंट है या नहीं है? तीसरा पॉइंट, कभी कभी आपको पता है किसी का आचरण अच्छा हो, करैक्टर अच्छा हो, तो हम बहुत जल्दी कोऑपरेट करते हैं उसको। मान लीजिए आपके बारे में सब कुछ अच्छा हो, तो हम लोग उसे अवॉइड करेंगे क्या? अब सुबह एक बैच है हमारे यहाँ, उसमें 2-1 छात्र बड़ा खटपट परेशान करता है सबको, तो 20 तारीख को हम उनको बाहर कर देंगे। लेकिन वही कुछ ऐसे छात्र हैं कि 20 को उनका टाइम पूरा हो गया, वो अच्छे हैं, हम चाहेंगे नहीं तुम रुको यहाँ पर। आप किसी ऐसे देश में जा रहे हैं, वहाँ आपका आचरण अच्छा है, तो आपको कौन नागरिकता नहीं देगा? लिखिए, उसका आचरण अच्छा हो, तथा भारत के किसी प्रादेशिक राजभाषा, प्रादेशिक मतलब किसी भी प्रदेश की राजभाषा, प्रादेशिक राजभाषा का जानकार हो जी। अब जैसे बंगाल में बंगाली भाषा उसे आती हो, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, एमपी में रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है तो उसे हिंदी आती हो, कर्नाटक में रह रहा हो तो उसे कन्नड़ आती हो, तेलुगु आती हो, ठीक है। तो कोई तो एक भाषा है उसे, या ऐसे लोगों को भी हम भारत की नागरिकता दे देंगे। कहीं बाउंडेशन है, कहीं दिक्कत है, बताओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, 2016 में बोला गया कि, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लिख लिया भैया, 2016 में बोला गया कि 7 वर्ष से 7 ईयर उस व्यक्ति का संबंध भारत से रहा हो या सरकारी नौकरी किया हो। ये सब क्या है, समझौते ही तो हैं। अरे हम समझौता कर रहे हैं उसे नागरिक बनाने के लिए, तो ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको याद बना रहे कभी प्रॉब्लम ना आए। समझौते के आधार पर सरकारी नौकरी किया हो, उसका संबंध रहा हो,
तो ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको याद बना रहेगा, समझौते के आधार पर। जी, ये हमने क्या दे दिया, भारत के लोगों को नागरिकता कई तरीके से। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको टफ लगा जिससे नागरिकता ना मिलेगी, इजीली गोइंग क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना भी दोगे। लेकिन कुछ चीजें और हैं जो मैं डालना चाहता हूं अच्छे मार्क्स लेने के लिए, नोट करके लिखो। संविधान में ऐसे व्यक्तियों को छूट दिया गया है, संविधान में ऐसे व्यक्तियों को विशेष छूट, विशेष लगा लेना, विशेष छूट दिया गया है जो दर्शन कला, शांति या मानव सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुके हों, विशेष कार्य कर चुके हों, जी, ऐसे व्यक्तियों को बिना शर्त पूरी किए नागरिक बनाया जा सकता है। इसके लिए केवल संविधान के प्रति आपने देखा है, हम लोग भी संविधान की कसम खाते हैं। मैं ईश्वर को साक्षी मान के संविधान की कसम खाता हूं, या संविधान को साक्षी मान के मैं शपथ लेता हूं। आपने देखा हमारे यहाँ हर व्यक्ति जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करता है तो संविधान को साक्षी मानता है, शपथ लेता है, कसम खाता है, क्योंकि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। हो सकता है कल आने वाले समय में हमको भी देखो कि हम संविधान की शपथ ले रहे होंगे, ठीक है। अब पता नहीं किसके साथ लेंगे, ये तो वक्त तय करेगा, वो दिन आ जाए किसी दिन। तो लिखो इसमें संविधान के प्रति, जी बिल्कुल, शपथ की व्यवस्था रखी गई है। आपने देखा आपका अपना कोई शपथ ले रहा होता है तो कितना अच्छा लगता है टीवी पे देखते हुए भी। शपथ की व्यवस्था रखी गई है, जैसे बताओ कौन से लोग थे जिनको हमने इसके तहत नागरिकता दी थी? गजब, पॉप सिंगर थे ये, कितना बढ़िया गाते थे, हैं? और थे तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं थे जिनको हमने नागरिकता दिया उस कंडीशन में। अदनान सामी, अदनान स्वामी नहीं है, अदनान सामी, यहाँ लिख दें। थोड़े शरीर से कमजोर हैं, अब भी हैवी है। एक और है जिनकी हम इज्जत करते हैं, मदर टेरेसा, लिख दो। मदर टेरेसा को नागरिकता दिया गया। अरे ऐसे लोगों को क्यों नहीं देंगे हम भाई? प्यारे बच्चों, यूपीएससी पीएससी आपको यही मांगता है। यदि नागरिकता प्राप्ति से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख देना। वो कितने शब्दों में मांग रहा है लिख देना। कम और ज्यादा कर लोगे ना शब्दों को। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत की नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान में संदर्भ सहित बताइए, इतने शब्दों में लिखिए
तो हमारे बच्चे लिखेंगे नहीं लिखेंगे इस प्रश्न को? वहीं प्राप्ति के आधार पर नागरिकता समाप्ति भी है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता का समाप्ति। ठीक है भैया। देखिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, चाहे तो वो वंशानुगत है, चाहे रजिस्ट्रेशन के द्वारा है, भारत का नागरिक है, वो अपनी स्वेच्छा से इंडिया में नहीं रहना चाहता तो कोई रोक लेगा उसे? तो इसका मतलब कोई परित्याग करके भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता? बिल्कुल छोड़ सकता है। तो पहला रीजन तो सबसे बड़ा यही है। लिखिए, कोई भी नागरिक स्वेच्छा से, कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। त्याग, रिजाइन। और इसमें एक खास बात लिख लो, इसके साथ वो एक चीज नहीं छोड़ सकता, फंडामेंटल राइट। क्योंकि मूल अधिकार किससे लिए जाते हैं? राज्य से लिए जाते हैं ना। तो यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, तो ब्रैकेट में लिखोगे क्या? लिख दो, मूल अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता। अरे तुम ये कहो मैं अपना मूल अधिकार छोड़ रहा हूं तो क्या सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। मेरा जीने का वो है, बिल्कुल जीने का हक है हमारा। मैं चाहता हूँ वो भी मेरा हक है। हाँ, नहीं वो हक नहीं मिलेगा आपको। अपना अधिकार छोड़ रहा हूँ, जीने का अधिकार। जैसे मान लीजिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको मैं तो बंदूक से मार रहा हूं अपने आप को, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या आपको कोई मरने देगा? नहीं सर, जेल हो जाएगी। नेवर, जेल हो जाएगी आपको। इसीलिए कुछ लोग आपने देखा होगा मर्सी डेथ की परमिशन मांगते हैं, दया मृत्यु, तो कोर्ट और सरकार आपको देगा नहीं। बहुत रेयर केस में इस पर सोचा जा रहा है, जैसे कोई बेचारा शरीर से बहुत पीड़ित है, दर्द हो रहा है उसके, यस, वेंटिलेटर पे है मान लीजिए, तो वहाँ वो मृत्यु चाहता है, शरीर से मुक्त होना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में उसका जो सपोर्ट वेंटिलेटर है वो धीरे धीरे हटा देंगे, और वो हटा देंगे तो आपने देखा है वेंटिलेटर की सपोर्ट पर लोग महीनों सालों चलते रहते हैं। कभी कभी ये सुनने में आया है कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग भी इसका यूज कम मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं। कोई पेशेंट है, आपने देखा है बिल्कुल मृत अवस्था में है बेचारा, बिल्कुल, और मर भी गया है, तो ब्लड में आपने देखा है जो हीट होती है वो चलती रहती है, उसे दिखाते रहते हैं कि अभी चल रहा है, और पैसे लेते रहते हैं। ये बड़े दुख की बात है। कल को आप कलेक्टर बने तो इस पर ज़रूर काम करना, करोगे या नहीं करोगे? हैं? ज़रूर करना बेटा, हॉस्पिटल का दौरा करना ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके। मुझे तो ईश्वर ने कलेक्टर बनने की ताकत नहीं दी, मेरा बड़ा सपना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुझे ईश्वर ने ताकत दिया सर्विस, तो मैं जो ज़रूरी काम है जनता के, जहाँ लोगों को ज़रूरत है, यकीन मानना, भरोसा रखना, मैं उस काम को करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरा बचा हुआ जीवन सब लोगों के काम आए, सोशल सर्विस में लगे। मैं रियली चाहता हूँ कि लोग खुशहाल हों, समृद्धि हो लोगों की, और तब तो मेरा मन बड़ा पोलाइट और इमोशनल में हो जाता हूँ जब कोई व्यक्ति सामने दुखी है और उसकी मदद नहीं हो पा रही है। ये मान के चलिए, कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है मेरी कि मेरे पास संसाधन नहीं होते, तो मैं संसाधन ना होने के बावजूद भी लोगों की मदद के लिए जुटाने का काम करता हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिट ही तो है। हेलो जी, बोलिए। नहीं, हम तो क्लास में हैं, धोखे से फ़ोन लग गया होगा। मैं डीआर सर बोल रहा हूँ, ठीक है।
अरे हमने पहचान लिया आपको, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी बात लिखिए, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार किया जाता है, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्लियर? तीसरी बात, केंद्र सरकार निम्न आधारों पर नागरिकता की समाप्ति कर सकता है या कर सकती है। नागरिकता की समाप्ति कर सकती है किस आधार पर मालूम है? लिखो पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्य बातें छुपा ली और नागरिकता ले ली और केंद्र सरकार को पता चला तो हाँ, तो उसके आधार पर नागरिकता छीनी जाएगी ना। लिखिए, सत्य बातों को छुपाकर नागरिकता ग्रहण करना, ठीक। सेकंड पॉइंट इसी में, देशद्रोह। देशद्रोह यही तो होगा, राष्ट्र विरोधी काम किए हैं आपने, देश के खिलाफ आपने एक्शन लिया है। जैसे मान लीजिए आप भारत में हो, नागरिकता ले ली है और टेररिस्ट के लिए आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अंदर की छुपी हुई बातें दे रहे हो, आईएसआई का काम कर रहे हो, गुप्त सूचना भेज रहे हो बाहर, तो ऑब्लिक करके लिख लो राष्ट्र विरोधी कार्य। थर्ड पॉइंट, नागरिकता प्राप्त करने के नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर, विद इन 5 ईयर, 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सजा काट चुके हैं। अरे दूसरे के घर में जाओ तो संभल के रहना पड़ेगा ना। 2 वर्ष की सजा काट चुके हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 साल में सजा होगी तो नागरिकता छीन ली जाएगी जी। तीसरी चीज, या अगली चीज, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर 7 वर्षों तक विदेश में रहें, और भारत सरकार ऑब्लिक दूतावास को सूचना ना दें। तो इन सभी कारणों से आपकी नागरिकता क्या होगा? छीन ली जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है हमारे सामने कि ये बात जरूरी है समझना कि जब भारत का संविधान बना था उस समय देश के हालात कैसे थे आपको पता है? लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, पाकिस्तान नया बन चुका था, बांग्लादेश जैसे हालात हो रहे थे नहीं हो रहे थे, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, ठीक है, कुछ लोग यहीं रह गए थे, यस। तो प्रश्न ये है कि संविधान लागू होने के टाइम कैसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया, ठीक है। हेडिंग दे दो इस चीज को, संविधान लागू होने के समय। जी बेटा बोलो। देखिए
युद्ध की जब स्थिति होती है तो उस समय आपने देखा परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और ऐसी सिचुएशन में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अब मान लीजिए युद्ध के समय किसी ने अटैक कर दिया है भारत पे, तो उस समय पहले युद्ध से निपटेंगे, हम किन लोगों को कौन से लैंड को जीत रहे हैं उससे निपटेंगे। कभी कभी ये भी स्थिति तो हो सकती है कि हमारे लोग भी यहाँ से जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बाहर लोग भी हमारे यहाँ आए। अरे बहुत सारे लोग, आज मन की बात पूछी जाए कि अच्छा आपको यूएसए में शिफ्ट होने की या दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने की परमिशन विद फैसिलिटी के दी जा रही है, मुझे लग रहा है आपके यहाँ से भी बहुत लोग चले जाएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे। आज भी आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया के साथ साथ आप यूएसए जैसे कंट्री में आपको नागरिकता दे दी जाए तो क्या आप रेडी हो? मुझे लग रहा है मना नहीं करोगे। इंडिया के साथ साथ ठीक है, यस, इंडिया हमारा देश आपने देखा है हमको प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है कि बहुत योग्य लोगों को हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि बाउंडेशन तो किसी में है नहीं। यहाँ वही तो रहेगा स्वेच्छा से, ज़बरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते। जिस तरीके से घर से कुछ व्यक्ति आपने देखा है स्टैंड करते हैं तो घर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं छोड़ के जाते, जाते हैं। उनकी वो परिस्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर आपने देखा है नुकसान तो घर को होता है ना जब छोड़ के जाते हैं। तो अब मान लीजिए एक अच्छा डॉक्टर एक्सपर्ट है किसी चीज़ का या किसी बीमारी का, और वो वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटी दे पा रहा है, सुविधाएं दे पा रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, तो ये भारत के लोगों को नुकसान हो गया ना। भाई साहब बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ से बन के लोग जा चुके हैं विदेश, बहुत अच्छे इंजीनियर यहाँ से जा चुके हैं विदेश, लेकिन हमारा संविधान कहीं भी आपने देखा है ज़बरदस्ती की बात करता है? फुल्ली लिबर्टी दे रखी है सबको, किसी के साथ कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं है। उसी का नतीजा तो है कि हर देश में भारतवंशी लोग मिल रहे हैं, नहीं है हर जगह, लगभग हर जगह हैं भारत के लोग। अभी बांग्लादेश की स्थिति आपने 4 दिन पहले सुना है कि वहाँ इंटरनल एक तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति है। वहाँ भी भारतीय 8% के, हिंदू 8% के आसपास हैं, जिसमें भारतीय लोगों की संख्या बड़ी है। वहाँ भी भारतीय लोग हैं, चाहे थोड़े सही ज़्यादा सही, लगभग हर जगह हर कंट्री में भारतीय लोग मिल जाएंगे आपको। तो जिस तरीके से लोग दूसरे देशों में बसते हैं उसके कुछ तो रीजन हैं। अब रीजन एक तरीके का नहीं हो सकता, वो कई तरीके का रीजन हो सकता है, सबकी सोच पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। लिखिए कैसे लोगों के लिए नागरिकता दिया गया। हाँ भरत भैया बताइए। नमस्ते भैया। आपको एक लड़का मिलेगा यहाँ पे, चेतन। हाँ, हमने उनको सब समझा दिया। इनको बता दो कि आप कैमरे वाले हैं, मैं क्लास में हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, चाय पिएंगे साथ साथ। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, लिखिए अधिवास के द्वारा, यानी जब संविधान लागू हुआ तो कैसे व्यक्तियों को हमने नागरिक माना था भारत का, कि कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। तो सबसे पहले लिखो अधिवास के द्वारा या अधिवास द्वारा नागरिकता। लिख लोगे अधिवास के द्वारा नागरिकता संविधान लागू होने के समय किन व्यक्तियों को नागरिक माना। अब उसके कॉजेज बताएंगे किस किस को माना हमने। अधिवास के द्वारा नागरिकता, पहला पॉइंट। आपने देखा अब तो विभाजित भारत है, लेकिन 1947 से अविभाजित भारत था। कुछ लोग अविभाजित भारत में पैदा हुए
अरे हुए या नहीं हुए? लेकिन पाकिस्तान तो बाद में बना, पैदा तो पहले उसी में हो गए ना, विदाउट डिवीजन। लिखिए, जो अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, इसी में, जो अविभाजित यानी नॉन डिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, जिनके माता पिता या कोई भी एक भारत की भूमि में पैदा हुआ हो, भारत की भूमि में पैदा हुआ हो तथा संविधान घोषित होने से, घोषित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लिखना चाहो तो डेट भी लिख लो। संविधान घोषित होने से पूर्व 26 नवंबर 1949 से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत बटा नहीं था, उससे पहले पैदा हो गया, तो वो टाइम कितना भी हो सकता है, या संविधान जो 1949 में पैदा यानी लागू हुआ, वो अंगीकृत हुआ या बनाया गया, उससे 5 वर्ष पहले पैदा हो गया हो। ठीक है, 5 वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहा हो, क्या कर रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत की धरती पर निवास कर रहा हो। अधिकांश ऐसे लोग इसी विधि से नागरिक बने थे। ऐसे लोग इसी विधि से नागरिक बने थे। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये तो। भारत बटा नहीं है, वो यहां पैदा हुए तो उनका हक है। या 1949 से, बिफोर 1949 वो भारत में रह रहे थे 5 साल पहले से, उनको सबको हमने क्या मान लिया, भारत के नागरिक। अच्छा निर्णय था ये, वरना ये नहीं मानते तो बहुत सारे लोगों के साथ धोखा होता। दूसरा पॉइंट बेटा, कभी कभी आपको पता है कि बहुत सारे लोग हमारी शरण में भी आ जाते हैं। अब शेख हसीना साहब आई हैं, शरण लिया है उन्होंने, और मोदी जी ने शरण भी दे दिया। अरे दिया है नहीं दिया? दिया है बिल्कुल। मोदी जी नहीं चाहते तो कैसे शरण मिलती उनको? तो हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो हमारा संविधान यही तो कह रहा है कि शरणार्थियों का सम्मान। अरे कोई शरण लेना चाह रहा है और सही व्यक्ति है तो हमको शरण देना चाहिए ना। यस, लिखिए, देखो कितने प्यार से बोला इसने। हेडिंग दे दो, शरणार्थी नागरिक। शरणार्थी नागरिक भारत हमेशा शुरू से ही आपने देखा है पोलाइट रहा है और इसका पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा संस्कारों को फॉलो किया है। भारत ने कभी चांस और मौके का फायदा नहीं उठाया, और ऐसे लोग जो मौके का फायदा उठाते हैं ना, वो ठीक नहीं होते। भारत की आज प्रतिष्ठा बड़ा है, इससे इमेज बड़ी है। ठीक है, लिखिए, ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्नीस से पूर्व
पाकिस्तान से, अभी अंजलि भी हमारी बहुत अच्छे नोट्स बनाती है अब तो, ये तो इनको हमने बता दिया पहले, सब बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आप क्यों पेज लेके घूमती हो ये सब? नहीं, इनसे बात कर रहे हैं। ये सब कमियां दूर करो। आप सिविल की स्टूडेंट हैं, रजिस्टर ले लो अच्छे। कोई भी एक पेज खो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। और आपने देखा खुले हुए पेज खो जाते हैं। अरे खुले हुए बर्तन को कोई भी उठा ले जाएगा, क्या पता है किसी को। सिक्के आपने देखा पॉकेट से कब निकल जाए कोई पता है क्या? तो आपने देखा है यूनाइटेड पावर बहुत बड़ी पावर होती है। एक रजिस्टर ले लो उसके लिए, उस पर लिखा करो, ठीक है। बाकी आप लिबर्टी हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके पास है, किसी पे भी लिखो। और क्या, हम क्या कर सकते हैं? कोई हमने बाउंडेशन किया हो तो बताओ। 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है। उन्हें नागरिक मान लिया गया, यानी लोग गए और फिर सोचा कि नहीं भाई इंडिया चलो, तो ऐसे लोग भी क्या मान लिए गए? यस, भारत के नागरिक मान लिए गए। लेकिन जो लोग इस तिथि के बाद, कौन सी डेट? गुड, आए, उन पर 6 माह रहने की शर्त लगाई गई। क्या पता आए नागरिकता लेने और भाग जाएं? 6 माह रहने की शर्त लगाई गई। देन आफ्टर, उसके बाद नागरिकता देने की बात की गई। नागरिकता देने की बात की गई, यानी इससे पहले आए वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक, इसके बाद आए देंगे उनको भी नागरिकता, लेकिन पहले 6 महीने देख लें तुमको। ओके, थर्ड पॉइंट, विदेश में रहने वाले नागरिक, हेडिंग दे दो। ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो, या उसके माता पिता ऑब्लिक दादा दादी जी, दादा दादी कोई भी जन्म लिया हो, अब उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। जन्म लिया हो तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके, या प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें तथा भारतीय दूतावास में जाकर आवेदन जमा कर दें। ऐसे लोगों को भी हम क्या बना देंगे? भारत का नागरिक, ठीक है। इस तरीके से डियर, आज मैंने आपको सिटीजनशिप कंप्लीट कर दिया। प्री इससे बाहर नहीं आ रहा। प्री की तो औकात क्या है, चैलेंज है। ना मेंस आएगा ना इंटरव्यू आएगा,
कंप्लीट है ये। तो ये इतना हो जाएगा तो अलग से फिर क्या करोगे मेहनत करके। लेकिन आपको पता है जब मैंने पहले दिन नागरिकता पे चर्चा किया था तो मैंने ये भी बताया था कि कुछ कंडीशंस में डुअल सिटीजनशिप भी भारत में है, लेकिन दोहरी नागरिकता कैसे लोगों के लिए होगी रवीना जी, उस पर भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक, तो बताइए इस टॉपिक को आज ही कराएं या नेक्स्ट डे कराएं? ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आराम से रिलैक्स होकर मजबूती से कराएं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। दैट्स एनफ फॉर टुडे। और कल इंडिपेंडेंस डे है, उसकी आप सभी को बधाई। ठीक है, बाकी छुट्टी क्या है वो सब आपके लिए मैसेज में मिलेगा। बड़ा सोचा जाएगा कि फेस्टिवल भी ध्यान में रखा जाए, सब कुछ ध्यान में रखा जाए। शायद रक्षाबंधन तो मंडे को है ना, संडे की तो छुट्टी रहती